Hello friends, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. My name is Anamika. दोस्तों आज से हम लोग शुरू करेंगे रीड 2020 में आने वाले ग्रामर के टॉपिक्स और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन। ये जो कंजंक्शन है ये क्या चीज है? कंजंक्शन को अगर आप देखें तो अलग अलग ग्रामेरियंस ने अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से मेंशन किया है। अब रीड के सिलेबस में ही देख लीजिए, कंजंक्शन को वहां लिखा है लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस यानी कि कुछ ऐसी टर्म्स जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को लिंक करने का काम करती है। वहीं पर अगर आप इसको किसी और किताब में देखें तो आपको नाम मिलेगा कनेक्टिंग डिवाइसेस। अगेन थिंग इज सेम, दो चीजों को कनेक्ट करने का काम है और कहीं कहीं आपको इसका नाम मिल सकता है कनेक्टर्स। चाहे आप लिंकिंग डिवाइसेस बोले, चाहे आप कनेक्टिंग डिवाइसेस बोले, चाहे आप कनेक्टर्स बोले, या फिर जो सबसे कॉमन और ट्रेडिशनल नाम है इसका कंजंक्शन बोले, सबका मतलब सेम होता है। किन्हीं भी दो वर्ड्स को, किन्हीं भी दो क्लॉजेस को, किन्हीं भी दो फ्रेजेस को या पार्ट ऑफ सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम ही करते हैं। चलिए अब एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस कंजंक्शन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। कंजंक्शन को अगर हम डिवाइड करें तो कंजंक्शन ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एक होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहां पर आपको मिलता है एक कोऑर्डिनेटर यानी कि एक ऐसा वर्ड जो दो फ्रेजेस या क्लॉजेस में कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। और अगर आप सबऑर्डिनेट में देखें तो यहां पर आपको मिलेगा सबऑर्डिनेटर, राइट? कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जनरली अगर हम समझें तो एक जैसे लोगों के बीच में जब हम तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं उसी को तो हम कोऑर्डिनेट करना कहते हैं और यही काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है। एक जैसी चीजों को, एक जैसे फैक्ट्स को, एक लेवल की चीजों को आपस में कनेक्ट करने के काम को हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और वहीं पे अगर आप नाम से समझे सबऑर्डिनेटिंग, फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट आपको मिलेंगे। एक मिलेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक मिलेगा डिपेंडेंट क्लॉज। हम भी आपको डिस्कस करेंगे आगे, तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो जो सबऑर्डिनेट होता है यानी बॉस का सबऑर्डिनेट, क्या वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम कर सकता है? क्या वो इंडिपेंडेंटली कोई एक्शन ले सकता है? नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है अपने बॉस पे, राइट? तो उन दोनों के आपस में जो काम या फंक्शन होगा उसे हम कह देते हैं सबऑर्डिनेटर। ओके, अब मेन चीज देखते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिल सकते हैं। यहां पर क्या होगा? टू और मोर। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करें तो यहां पर आपको क्या मिलता है? एक मिलता है मेन क्लॉज। जो मेन क्लॉज है वो बॉस है और बॉस कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो जो मेन क्लॉज होगा उसे आप क्या बोल सकते हो? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक आपको मिलेगा डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको दो ही क्लॉजेस मिलेंगे या दो ही फ्रेजेस मिलेंगे, जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको दो भी मिल सकते हैं, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं। अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है इसके अंदर आपको कौन कौन से क्लॉजेस देखने को मिल सकते हैं? यहाँ पर आपको तीन क्लॉजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम समझें तो हो सकता है आपको एक मिल जाएगा नाउन क्लॉज,
जिसके अंदर हम नाउन की बात करते हैं, राइट। एक आपको देखने को मिल जाएगा रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। और तीसरी चीज यहां पर आपको मिल सकती है एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज यानी कि जहां पर हम बात करते हैं एडवर्ब की। तो ये एक बेसिक सी चीज है, मोटी मोटी क्या है, कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट के अंदर दो ही क्लॉजेस हो। चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टोटल होते हैं 11, यानी कि टोटल ये कितने कंजंक्शंस हैं, 11 कंजंक्शंस है, 11, दे आर 11 इन नंबर्स। कौन कौन से हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एंड, और, नॉर, सो, ठीक है। फिर बात करते हैं हम बट, येट, स्टिल की। और फिर 4 आते हैं ईदर, और ये पेयर में आते हैं। इन वाले कंजंक्शन को आप और क्या नाम दे सकते हो, आप इन्हें नाम दे सकते हो कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। अगर आप इन्हें एक और नाम देना चाहो तो इनका नाम बन जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये 4 ही काम में आते हैं, राइट। कौन कौन से हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, राइट। अब हम एक एक करके इन 11 के 11 कंजंक्शंस को, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक्चुअली क्या है, दीज आर कोऑर्डिनेटर्स, हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड की। एंड अगर आप समझो तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है चीजों को एड ऑन करने वाला जो फंक्शन है वो काम करता है एंड का, राइट। एग्जैक्टली इसका काम, इसका फंक्शन भी यही है, लेकिन हम एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से इनको डिस्कस करते हैं, ऑल 11, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एंड। सो फ्रेंड्स, एंड को अगर हम समझे तो एंड के बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं एज अ कंजंक्शन। सबसे पहली चीज, इसका पहला फंक्शन क्या होता है, ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को एड ऑन करने का काम करता है ना। क्या लिख सकते हैं हम, टू एड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। अभी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में ऐड कैसे कर सकता है, देखो मेरा एक एग्जांपल देखिए आप। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, पहला सेंटेंस, उत्कर्ष इज माय ब्रदर। सेंटेंस इज फिनिश, क्योंकि पूरा सेंटेंस कंप्लीट है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जिनका दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं करता, राइट। और कम से कम 2 होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम अभी बेसिक 2 वाले एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और वो दोनों सेंटेंसेस कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। उत्कर्ष इज माई ब्रदर, सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है, राइट। सेकेंड सेंटेंस अगर मैं लिखूं, स्वाति इज माई सिस्टर इन लॉ। भाई उत्कर्ष भाई है तो स्वाति भाभी है, राइट। क्या ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपना मीनिंग कन्वे के लिए, मीनिंग कन्वे करने के लिए? नहीं करते। हमें क्लियरली समझ में आ रहा है और हर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। उत्कर्ष इज माई ब्रदर, समझ में आ रहा है, ये डिपेंडेंट नहीं है। अनदर सेंटेंस मैंने लिखा, स्वाति इज माई भाभी यानी कि सिस्टर इन लॉ, यहां से भी समझ में आ रहा है। अब हमें काम क्या करना है, अब हमें कंजंक्शन यानी कि कोऑर्डिनेटर काम में लेना है एंड, और इन दोनों सेंटेंसेस को क्लब कर देना है, मर्ज कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकती हूं, अब मैं सिंपल एक सेंटेंस लिख सकती हूं, उत्कर्ष इज माई ब्रदर एंड स्वाति इज माई सिस्टर इन लॉ। राइट, क्योंकि दोनों अलग अलग एंटिटी हैं तो हमें दोनों बार अलग अलग तरीके से इनका नाम लिखना पड़ेगा।
तो ये क्या किया हमने, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 को ऐड कर दिया। काम किसका करता है, ऐड करने का, तो हमें ये एक नया सेंटेंस मिल गया। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मैंने एक सेंटेंस लिखा, चित्रा इज माई बेस्ट फ्रेंड। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, अपना पूरा मीनिंग कन्वे करता है। क्या, चित्रा इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। अनदर स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं, चित्रा इज अ गुड मदर, बेस्ट फ्रेंड भी है वो और एक अच्छी माँ भी है, तो यानी कि दोनों क्वालिटीज हैं और दोनों ही सेंटेंस अपने आप में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। लेट्स क्लब दीज टू सेंटेंसेस, हम इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर देते हैं। अब मैं क्या लिखूंगी, चित्रा इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड चित्रा इज अ गुड मदर। जो काम पहले वाले सेंटेंस में किया हमने, वही काम इस वाले सेंटेंस में भी कर दिया, हमने दोनों को क्लब कर दिया। अब आप इस वाले सेंटेंस को जरा एक बार पढ़ के देखिए, स्पीक इट अलाउड। चित्रा इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड चित्रा इज अ गुड मदर। अब आपको रिपीटेशन दिख रहा है, राइट? किस चीज का रिपीटेशन दिख रहा है, नाउन का रिपीटेशन दिख रहा है। प्रॉपर नाउन, जो मैंने नाम लिखा है चित्रा, एक सेंटेंस में वो 2 बार रिपीट हो रहा है। जब हमने अलग अलग सेंटेंस लिखे थे तब हमने अलग अलग नाम लिखा था, क्योंकि तब ये इंडिपेंडेंट थे और 2 अलग अलग सेंटेंस थे। जब आप इन दोनों सेंटेंसेस को क्लब कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, मर्ज कर दोगे, तो यहाँ से हम कॉमन चीजों को हटा देंगे। कॉमन चीजों को हटाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ और मेरा आगे आने वाला सेंटेंस जो एंड के बाद जुड़ेगा वो सेम सब्जेक्ट के लिए ही है, तो मैं उस नाउन को अवॉइड करूंगी बाय यूजिंग अ प्रोनाउन, राइट? तो मैं यहाँ से अब अगर इस चित्रा जो नाउन है इसे हटा दूं, इसे रिप्लेस कर दूं एक प्रोनाउन से, क्योंकि चित्रा नाम से लगता है एक फीमेल है और सिंगुलर है, तो मैं फेमिनाइन सिंगुलर प्रोनाउन काम में ले लूंगी और मैं यहाँ लिख दूंगी शी। अब अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा और ज्यादा बढ़िया लगेगा पढ़ने में। चित्रा इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज अ गुड मदर, राइट? यानी कि अब नाउन तो एक ही है, लेकिन मैंने उसकी दोनों क्वालिटीज को डिस्कस कर लिया है। कनेक्टर मैंने काम में ले लिया, कोऑर्डिनेटर मैंने एंड काम में लिया, नाउन को रिपीट नहीं करने के लिए मैंने प्रोनाउन काम में ले लिया। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। जैसे मैथ्स में आप क्या करते हो, कॉमन हटा लेते हो ना एक तरफ, सो इज द केस विद ग्रामेटिकल सिंटेक्स। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में से भी आपको कॉमन चीजें हटा लेनी है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एंड का दूसरा यूज, जो शो करता है एक पॉजिटिव कंडीशन को, राइट? ये पॉजिटिव कंडीशन को कैसे शो करता है? लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट, और इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज एग्जांपल्स। Now let's discuss this part of the coordinator conjunction and, right? अब हमें क्या करना है, हमें एक पॉजिटिव कंडीशन को शो करने के लिए कंजंक्शन काम में लेना है। देखिए, अब अगर मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखूं, गिव मी $5, सेंटेंस खत्म है, इंडिपेंडेंट है, राइट? एक और एग्जांपल लिखूं, I shall do it for you, अगेन ये भी इंडिपेंडेंट है, राइट? अब मैं इन दोनों को क्लब कर दूं, इन दोनों को क्लब करके देखेंगे तो क्या बन जाएगा, गिव मी $5 and I shall do it
फॉर यू। ये सेंटेंस बन गया, राइट? अब एक चीज देखिएगा, जब भी कभी आप कंजंक्शन में एंड काम में लेते हो, एंड के साथ जब आप कंजंक्शन सेंटेंस बनाते हो एंड कंजंक्शन को लेकर के, तब वो कंजंक्शन कैसा बनता है? वो बनता है कंपाउंड सेंटेंस। आपने दो सेंटेंसेस को मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया? अभी कंपाउंड सेंटेंस। हो सकता है आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो गिवन एग्जांपल है कंजंक्शन का, इसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस दिखता है, तो यू हैव टू आंसर कंपाउंड सेंटेंस, राइट? तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका एग्जांपल है? कंपाउंड सेंटेंस का। सेंटेंस में, इसी सेंटेंस में अगर मैं यूज कर लेती ना इफ, तो ये क्या बन जाता? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कीपिंग द सेम मीनिंग I can turn a compound sentence into a complex one. How? इसी बात को मैं और कैसे बोल सकती हूं? If you give me $5, ऐसे तो सेंटेंस बनता है ना, कंडीशनल सेंटेंस जिन्हें बोलते हैं। If you give me $5, कॉमा लगा के हम क्या लिखते हैं? I shall do it for you। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस कौन सा बन गया है? नाउ इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान कैसी होती है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर हम समझें तो वहां पे क्या दिखता है आपको, है ना? देखो, अगर हम पहले बात करते हैं जो हमें कंपाउंड पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन, तो हम अभी इफ वाली चीज को नहीं देखेंगे, हम अभी कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन एंड वाली चीज को देखेंगे। तो आप सीधा सीधा इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या बन जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस एंड प्लस सिंपल फ्यूचर। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से स्ट्रक्चर बन गया। इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है ना, उसके हिसाब से, और ये आपका एक एग्जाम्पल बन जाएगा कोऑर्डिनेटर एंड को लेकर के बनाया गया कंपाउंड सेंटेंस। इतनी चीजें क्लियर है? तो ये दो चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेटर एंड है वो दो तरीके से फंक्शन करता है। पहली चीज, ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को एड ऑन करने का काम करता है। दूसरी चीज, ये क्या काम करेगा? ये पॉजिटिव कंडीशन को शो करेगा, है ना? कंडीशन क्या रखी? तुम मुझे पहले $5 दो, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या आता है? मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो ये कंडीशन हो गई ना। तो जब भी कभी कंडीशन को, यानी पॉजिटिव कंडीशन को, यानी काम हो रहा होगा, नेगेशन नहीं होगा वहां पे, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे? वो भी एंड का ही एक फर्दर यूज है, और वो कैसा बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। उसके लिए आप एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस एंड प्लस फ्यूचर सिंपल टेंस, राइट? एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला कोऑर्डिनेटर डिस्कस करेंगे। और के भी दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है? ये चॉइस या फिर ऑल्टरनेटिव देने का काम करता है, और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है? इट गिव्स अ नेगेटिव कंडीशन, है ना? ये कैसी चीज शो करेगा? ये शो करेगा एक नेगेटिव कंडीशन को। पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव की, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं विच डू यू प्रेफर, कॉफी और टी, है ना? मैं इसका एग्जाम्पल यहां लिखती हूं, which do you prefer, कॉफी और टी। यानी कि मैंने यहां पर आपको ऑप्शंस दे दिए थे, और ऑप्शंस देने के बाद में मैं आपको वो चीज दे रही हूं, क्या? और के साथ में, कॉफी लोगे या चाय, है ना? एक चीज आपको अजीब लग रही होगी, मैंने यहां पर विच क्यों लिखा, वॉट क्यों नहीं लिखा? जब आप ऑप्शंस दे देते हो, यानी क्लोज
कंडीशन होगी या क्लोज ऑप्शंस होंगे, ऑल्टरनेटिव्स आपके पास लिमिटेड होंगे, तब आप विच लिखते हो, और अगर आपके पास में एक ओपन चॉइस होगी एनीथिंग, तब आप लिखते हो व्हाट, राइट। व्हाट मूवी यू हैव सीन रिसेंटली, और जनरली हम बोल देते हैं विच मूवी यू हैव सीन रिसेंटली। तो व्हाट कैसा है, एक ओपन क्वेश्चन है, ठीक है, ओपन एंडेड, राइट। और विच क्या होता है, क्लोज एंडेड, क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा मैंने चॉइस यहाँ पर लिमिटेड दी है, 2, 3, 4, 5 मैं कितनी भी दे सकती हूँ, बट दे आर लिमिटेड एंड मेंशन्ड, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, राइट। मैं जैसे कई बार पूछती भी हूँ अपने कैंडिडेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, व्हाट एग्जाम यू आर राइटिंग, तो विच एग्जाम भी मैं पूछ सकती हूँ, बट विच के साथ मुझे ऑप्शन या चॉइस देनी पड़ेगी। व्हाट के साथ में वो ओपन एंडेड हो जाएगा, तो आप कितने भी सारे एग्जाम्स में से कोई भी एग्जाम चूज करके मुझे बता सकते हैं। नाउ बात करते हैं हम नेगेटिव कंडीशन की, ठीक है। नेगेटिव कंडीशन के अंदर अगर हम सेंटेंस को समझें तो इसका समझते हैं एक बार स्ट्रक्चर, राइट। लिखते हैं हम एक इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस और कर देंगे, और फिर हम प्लस क्या कर देंगे, फ्यूचर सिंपल। सेम इसका भी स्ट्रक्चर बनता है, बस क्या चेंज हो जाएगा, एंड की जगह और आ जाएगा। एंड तक कैसा था, पॉजिटिव कंडीशन देता था, और क्या दे देगा हमको, नेगेटिव कंडीशन दे देगा, राइट। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे थे और हम लगे हुए थे बातें करने में, ये वाला बताना, वो वाला बताना, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। एकदम से मैम आ गई, इन्विजिलेटर, और उन्होंने कहा एक शब्द भी और बोला तो बाहर निकाल दूंगी, ठीक है, तो मैं तुम्हें लिखने नहीं दूंगी। ऐसे कंडीशंस लगा देते हैं ना, तो यहां से हम ले सकते हैं और को। देखो ये एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, हम सबके साथ कभी ना कभी ये घटना घटी है ना। कीप क्वाइट, पहला सेंटेंस, आई शेल थ्रो यू आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, दूसरा सेंटेंस। क्या ये दोनों सेंटेंस डिपेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हुए अब सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं और एक कंडीशन रख रहा है। और कैसी कंडीशन रखता है? नेगेटिव कंडीशन रखता है। मैम ने क्या कहा था? एक शब्द भी और बोला, राइट? तो सेंटेंस क्या बन गया? कीप क्वाइट, चुप रहो, नहीं तो आई शेल थ्रो यू आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये जो और है, अगर हम हिंदी के हिसाब से समझें तो ये क्या हमें एक सेंस देता है? नहीं तो, चुप रहो, एक भी शब्द नहीं बोलना, एक भी शब्द नहीं बोलना, एकदम क्वाइट। अगर क्वाइट नहीं हुए यानी कि नहीं तो आई शैल थ्रो यू आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये एक कंडीशन कैसी हो गई? ये एक नेगेटिव कंडीशन है। सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी आपको नो या नेगेटिव टर्म नजर नहीं आएगी, बट सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब ये जो एग्जाम्पल है ये है एक कंपाउंड सेंटेंस का। ये कैसा एग्जाम्पल है? कंपाउंड का। अगर आप इसी वाले सेंटेंस को इफ के साथ लिखोगे तो वो कैसा बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर मैं कैसे लिख दूंगी? इफ यू स्पीक आई शैल थ्रो यू आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, राइट? तो ये ध्यान रखना कि जब आप कोऑर्डिनेटर काम में लेते हो तो वो बनता है कंपाउंड, ना कि कॉम्प्लेक्स। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किए हैं एंड और को, जो कि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेटर्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सो के आगे वाले कोऑर्डिनेटर्स
और तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश। दोस्तों, मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप उन्हें पूरा देख सकें। एक ही बार में अगर मैं सारा का सारा कोऑर्डिनेटर डाल दूँ, इसके अंदर सारे के सारे कंजंक्शंस डाल दूँ, तो वीडियो की लेंथ कुछ तो भी बन जाएगी ऑलमोस्ट 1 घंटा, जो कि आई अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है, स्पेशली इन दिनों जब हम सब कुछ ऑनलाइन पे ही रिलाय करके चलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। हम छोटे छोटे वीडियोस में पार्ट्स में छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो हमें इजीली चीजें ग्रैब करने में, समझने में आसानी होगी। बट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आप तो एक ही बार में पूरा वीडियो बना दीजिए, तो प्लीज डू मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स के ऊपर ही चलूंगी आगे आने वाले वीडियोस को बनाने के लिए, क्योंकि टॉपिक्स काफी लेंदी होने वाले हैं। दोनों ही चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है कि मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊं या फिर मैं एक ही बार में सारा आपको एक टॉपिक एक बार में सर्व कर दूं। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ क्विक यू आर टू ग्रैब थिंग्स, और चीजों में आपको इंटरेस्ट कितना आता है, चीजें मोनोटोनस बोरिंग ना हो जाए, इसलिए आई ऑलवेज ट्राई कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वीडियोस दूंगी। चलिए, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। Please do mention your views, your suggestions in comment section. Till then, namaste, bye bye.